जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्ताशीषा की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, एफएबीसी असेंबली ने एशिया में सिनोडॉलिटी के लिए रोड मैप तैयार किया। बिशपों ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई की निंदा की। अल्पसंख्यकों ने कॉमन कोड अपनाने के मध्य प्रदेश के कदम पर सवाल उठाए। पर्यावरण न्याय के लिए तिरुमित्र छात्र आंदोलन के संस्थापक का निधन। बारिश से प्रभावित जम्मू कश्मीर में कलीसिया लोगों की जिंदगी फिर से बसाने में मदद करेगी। भारत के पहले वेटिकन मान्यता प्राप्त यूखरिस्त चमत्कार के गवाह रहे पुरोहित का निधन। एक अहम दफन क्रिया से भारत के दलित ईसाइयों में उम्मीद जगी। ओल्ड गोवा में हेरिटेज चैपल के पास हो रहे निर्माण के खिलाफ विरोध। पश्चिम बंगाल में ईसाइयों के खिलाफ बढ़ती नफरत को लेकर रैलियों की योजना। अब जानते समाचार विस्तार से। एफएबीसी असेंबली ने एशिया में सिनोडॉलिटी के लिए रोड मैप तैयार किया। फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस एफएबीसी की 12वीं पूर्ण सभा 20 जुलाई को शुरू हुई। इसमें सिर्फ चर्चा से आगे बढ़कर पूरे एशिया में सिनोडॉलिटी को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया। 22 एपिस्कोपल कॉन्फ्रेंस और कलीसिया के अधिकार क्षेत्रों से 120 से ज्यादा कार्डिनल और बिशप जकार्ता में 26 जुलाई तक मिल रहे हैं। इस बैठक का विषय है सिनोडल बदलाव का आह्वान और एशिया में पुल और पुल निर्माता बनने का मिशन। असेंबली के प्रवक्ता और फिलीपींस के सैन पावलो के बिशप मार्सेलिनो एंटोनियो मार्लिट ने कहा कि हफ्ते भर चलने वाली यह सभा बिशपों की बैठक से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा, एशिया में कलीसिया के लिए यह एक अहम पल है, एक साथ प्रार्थना करने, एक दूसरे की बात सुनने, समय के संकेतों को समझने और दुनिया के सबसे गतिशील और विविधतापूर्ण क्षेत्रों में से एक में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए नए तरीके खोजना। बिशपों ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई की निंदा की। कैथलिक बिशपों ने 21 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में शांतिपूर्ण विरोध मार्च में शामिल छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने इसे हमारे लोकतंत्र की आत्मा पर दिल दहला देने वाला हमला बताया और सरकार से बातचीत करने का आग्रह किया। इस बयान में कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने कहा कि वह दिल्ली में संसद मार्च के दौरान शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता है। बिशपों ने कहा कि छात्र हमारी शिक्षा प्रणाली में तत्काल जवाबदेही और सुधार की जायज मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे। स्थानीय मीडिया ने दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया कि 20 जुलाई को हजारों युवाओं के संसद की ओर मार्च करने की कोशिश के दौरान पुलिस द्वारा आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किए जाने से लगभग 180 लोग घायल हो गए, जिनमें 118 सुरक्षाकर्मी और 60 प्रदर्शनकारी शामिल थे। बयान में कहा गया, हमारे युवा जो इस देश का असली भविष्य है, हमारी शिक्षा प्रणाली में तत्काल जवाबदेही और सुरक्षा की जायज मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे। सीबीसीआई ने तर्क दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का जवाब बल प्रयोग से देना लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करता है। बिशपों ने कहा, उनकी शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का सामना जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग से करना हमारे लोकतंत्र की आत्मा पर दिल दहला देने वाला हमला है। अल्पसंख्यकों ने कॉमन कोड अपनाने के मध्य प्रदेश के कदम पर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश ने बिना किसी धार्मिक भेदभाव के अपने सभी निवासियों के लिए एक समान पर्सनल लॉ अपनाने की योजना बनाई है। ईसाई और मुस्लिम नेताओं को डर है कि इस कदम से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता कम हो जाएगी। 19 जुलाई को राज्य कैबिनेट की एक विशेष बैठक ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इसे 20 जुलाई से शुरू होने वाले 5 दिवसीय मानसून सत्र के दौरान राज्य की विधानसभा में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, प्रस्तावित कानून यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के सभी धार्मिक समुदाय के लिए शादी, तलाक, विरासत और उत्तराधिकारी से जुड़े सभी मामले एक ही कॉमन कोड के तहत हो। राज्य सरकार के पास विधानसभा में स्पष्ट बहुमत है। 230 सदस्यों वाली विधानसभा में उसके 160 से ज्यादा सदस्य हैं। यादव ने दावा किया कि यूसीसी का मकसद महिलाओं की गरिमा बनाए रखना, समान अधिकार सुनिश्चित करना, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करने के राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। पर्यावरण न्याय के लिए तिरुमित्र छात्र आंदोलन के संस्थापक का निधन।
जेसुइट फादर रॉबर्ट अथिकल का 19 जुलाई को निधन हो गया। वे एक अग्रणी पुरोहित थे जिन्होंने तिरुमित्र छात्र आंदोलन के जरिए पर्यावरण की रक्षा के लिए पूरे देश में हजारों युवाओं को एकजुट किया था। वे 73 वर्ष के थे। केरल में रहने वाले फादर अथिकल सोसाइटी ऑफ जीसस में शामिल हुए और उन्होंने अपना जीवन शिक्षा, युवाओं के सशक्तिकरण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के काम में लगा दिया। 1980 के दशक के आखिर में उन्होंने पटना, बिहार में तिरुमित्र की शुरुआत की। यह एक जमीनी स्तर पर छात्र आंदोलन था जो बाद में देश के सबसे बड़े पर्यावरण नेटवर्क में से एक बन गया। उनकी अगुवाई में तिरुमित्र ने देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में इको क्लब बनाए, जागरूकता अभियान चलाए और पटना के बाहर एक बायो रिजर्व बनाया जो पर्यावरण शिक्षा का केंद्र बन गया। बारिश से प्रभावित जम्मू कश्मीर में कलीसिया लोगों की जिंदगी फिर से बसाने में मदद करेगी। कलीसिया के एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर इलाके का डायसिस भारी बारिश कम होने के बाद गरीबों को फिर से बसाने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहा है, क्योंकि खतरनाक अचानक आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन ने परिवारों को बेघर कर दिया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 19 जुलाई को पता चला कि हिमालय की तलहटी में बसे इस इलाके में 17 जुलाई से शुरू हुई रुक रुक कर हो रही भारी बारिश में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। जम्मू श्रीनगर डायसिस के सोशल सर्विस विंग के डायरेक्टर फादर सेनोज थॉमस के अनुसार आपदा से सड़े पुल और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने के कारण कई इलाके कटे हुए हैं। थॉमस ने कहा, दूर दराज के इलाकों से मिली खबर बहुत परेशान करने वाली थी। हमने बारिश रुकने के बाद पुनर्वासन के प्रयास में सरकारी एजेंसियों के साथ काम करने के लिए अपनी टीमों को तैयार रखा है। उन्होंने कहा कि कलीसिया लंबी अवधि की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे कि प्रभावित परिवारों के लिए क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए घरों को फिर से बनाने में मदद करना। भारत के पहले वाटिकन मान्यता प्राप्त यूक्रिस्ट चमत्कार के गवाह रहे पुरोहित का निधन। टिलीचेरी का आर्चडायसिस फादर थॉमस पातिकल के निधन पर शोक मना रहा है। वे वही पुरोहित थे जिन्होंने 13 साल पहले मिस्सा के दौरान पवित्र होस्ट पर ईसा मसीह का चेहरा उभरते हुए देखा था। आर्चडायसिस के एक प्रेस नोट के अनुसार फादर पातिकल का निधन 21 जुलाई को सुबह 6:30 बजे केरल के कन्नूर जिले के कुरुवंचल स्थित सेंट जोसेफ अस्पताल में हुआ, जहां उनका कैंसर का इलाज चल रहा था। वे 73 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार 24 जुलाई को सुबह 10 बजे विला कन्नूर के क्राइस्ट द किंग चर्च में होना तय है, जहां भारत का एकमात्र वेटिकन मान्यता प्राप्त यूक्रिस्ट चमत्कार हुआ था। आर्चडायसिस के बयान में कहा गया कि फादर पातिकल, उनके परिवार और आम जनता की इच्छाओं का सम्मान करते हुए चर्च में अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जा रही है। 15 नवंबर 2013 को जब पवित्र होस्ट पर यीशु के चेहरे जैसी आकृति दिखाई दी थी, तब फादर पातिकल कन्नूर जिले से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित विला कन्नूर में पल्ली पुरोहित थे। इस घटना ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा और उसी दिन हजारों लोग चर्च में उमड़ पड़े। 31 मई 2025 को वेटिकन ने इस घटना को चमत्कार के रूप में मान्यता दी और भारत में प्रेरित नुंशो आर्च बिशप लियोपोल्डो गिरेली के नेतृत्व में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान होस्ट को विला कन्नूर में स्थापित किया गया। एक अहम दफन क्रिया से भारत के दलित ईसाइयों में उम्मीद जगी। कलीसिया के नेताओं और दलित अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि दलित ईसाइयों के साथ जाति आधारित भेदभाव धीरे धीरे कम होगा। यह उम्मीद तमिलनाडु में एक अहम दफन क्रिया के बाद जगी है, जिससे समान अधिकारों के लिए दशकों से चल रहे संघर्ष को खत्म कर दिया। यह उम्मीद एक दलित ईसाई व्यक्ति को एक आम कैथोलिक कब्रिस्तान में दफनाने के बाद जगी है, जो असल में 20 से ज्यादा सालों से दलित ईसाइयों के लिए बंद था। तिरुचि जिले के कोटापल्लम में रहने वाले और इटली में सेवा दे रहे कैथोलिक पुरोहित के पिता ए राजू का 17 जुलाई को उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण निधन हो गया, जो एक शांतिपूर्ण विदाई होनी चाहिए थी। वह भारत में कई ईसाई समुदाय को प्रभावित करने वाले जातिगत भेदभाव की एक दर्दनाक याद बन गई। जब राजू के परिवार ने उन्हें संत मरिया मगदलेना चर्च से जुड़े आम कब्रिस्तान में दफनाने की कोशिश की, तो उन्होंने प्रभावशाली जाति के लोगों ने रोक दिया। इन लोगों का कहना था कि दलित ईसाइयों को सेंट सेबेस्टियन चर्च के अलग कब्रिस्तान का ही इस्तेमाल करना चाहिए। परिवार पहले ही इस मुद्दे पर कोर्ट में कई साल से लड़ चुका था। 2014 में राजू और 4 अन्य दलित ईसाइयों ने आम कब्रिस्तान में समान पहुंच की मांग करते हुए एक सिविल केस दायर किया था। 2024 में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि कब्रिस्तान सभी कैथोलिकों के लिए खुला रहना चाहिए, चाहे उनकी जाति कोई भी हो। ओल्ड गोवा में हेरिटेज चैपल के पास हो रहे निर्माण के खिलाफ विरोध।
गोवा में 16वीं सदी के पुर्तगाली हेरिटेज चैपल के पास सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि ऐतिहासिक जगहों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए इसके आसपास हो रहे निर्माण कार्य को तुरंत रोका जाए। चैपल ऑफ अवर लेडी ऑफ द माउंट से ओल्ड गोवा गांव में मांडवी नदी के नज़ारे वाली एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। यह गांव यूनेस्को से मान्यता प्राप्त पुरातात्विक धरोहर स्थल है। सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमेटी के कार्यकर्ताओं ने 19 जुलाई को यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य रोक देने चाहिए, भले ही पहले से इसकी मंजूरी दी गई हो। कमेटी के सदस्य विंसेंट डी सिल्वा ने बताया कि 2024 में गोवा के नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने चैपल के पास 3 लग्जरी फार्म हाउस बनाने की मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा, लेकिन हमारी शिकायतों और विरोध के बाद निर्माण कार्य को रोक दिया गया था। डी सिल्वा ने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन तब आयोजित किया गया जब कार्यकर्ताओं ने देखा कि चर्च की जमीन से होकर जाने वाले रास्ते से मजदूर उपकरण लेकर आ रहे हैं। मजदूरों को उस इलाके में पानी की टंकी लगाते हुए देखा गया और कार्यकर्ताओं को शक हुआ कि कोई निर्माण कार्य फिर से शुरू हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर हम इस इलाके के किसी भी तरह का निर्माण होने देते हैं तो हमारा यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा खतरे में पड़ जाएगा। पश्चिम बंगाल में ईसाइयों के खिलाफ बढ़ती नफरत को लेकर रैलियों की योजना। पश्चिम बंगाल में ईसाइयों के एक प्रमुख संगठन ने शांतिपूर्ण रैलियों और जनसभाओं की एक श्रृंखला आयोजित करने की घोषणा की है। इन कार्यक्रमों के जरिए वे सांप्रदायिक सद्भाव, संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा और ईसाइयों के प्रति बढ़ती नफरत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। बग्गिया क्रिस्टिया परिसेवा ने 18 जुलाई को कहा कि ये रैलियां राज्य में ईसाइयों को निशाना बनाकर हाल ही में हुए कथित हमले, तोड़फोड़ और नफरत फैलाने वाले अभियानों के जवाब में आयोजित की जा रही है। इस समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से अपील की है कि वे इस स्थिति पर सार्वजनिक रूप से बात करें और ईसाई समुदाय की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।